वेलकम टू आई लव लिटरेचर। तो मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि चलिए बताइए ओड क्या होती है। टेल मी। इन ऑर्डर टू टेल मी व्हाट इज ओड, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तभी आप किसी को बहुत शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं ओड क्या होती है। नाउ ओड इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो हमें मालूम है, और ओड पढ़ने से पहले मेरा आपको ये सजेशन है कि आप लिरिक पढ़िए। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बहुत सारी होती है, ओड हो गई, लिरिक हो गई, सोनेट हो गई। इन सबको पढ़ने में हमें अगर हम एक पैटर्न को फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम इनमें कनेक्शंस बना सकें। और सबसे पहले आपको लिरिक पढ़ना चाहिए। लिरिक पे मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देखिए, आपको लिरिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ कमिंग बैक टू ओड, if I ask you this question in an interview, what is ode? What will you say? I'll tell you. Ode is a long lyric poem. Ode is a long lyric poem. Lyric आपको मालूम है कि lyric एक short poem होती है. Excuse me. Lyric आपको मालूम है कि lyric एक short poem होती है. Ode is a long lyric poem, serious in its subject. It is serious in its subject and its treatment, elevated in its style, and elaborate in its stanzaic format. अब मैंने आपको बता दिया ओड क्या होती है. Is it that simple? It is actually simple. I'll simplify whatever I have said. I will make you understand whatever I have said. पहली बात मैंने बोला कि ओड जो होती है वो बहुत लंबी होती है. It is longer than lyric. इट इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम. तो सबसे पहली बात कि ये एक लॉन्ग पोएम होती है. क्यों, वो आपको बाद में पता चलेगा. सेकेंड पॉइंट आई सेड इज इट इज़ सीरियस इन इट्स सब्जेक्ट. इसका ये मतलब है कि जब भी आप सुने कि ओड है, ये जो पोएम है ये एक ओड है, तो आपके दिमाग में जो फर्स्ट थिंग आनी चाहिए वो ये कि ये सीरियस पोएम है. इसका जो सब्जेक्ट है वो सीरियस है. क्यों सीरियस है? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा पास्ट में जाके कि ओड क्यों लिखी जाती थी, किसके लिए लिखी जाती थी. ओड इन ग्रीक लैंग्वेज, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीस. तो ग्रीक लैंग्वेज में ओड किसके लिए लिखी जाती थी? फॉर अ पब्लिक इवेंट, फॉर एन एग्जाम्पल कोरोनेशन ऑफ अ किंग. और अगर मैं आपको पब्लिक इवेंट बताऊं तो नेशनल जुबली. अगर आप मॉडर्न डे इंडिया में बात करें तो 26 जनवरी पे हम लिख सकते हैं ओड. 15 अगस्त पे हम ओड लिख सकते हैं. तो जब हम 15 अगस्त पे ओड लिख रहे हैं, 26 जनवरी पे लिख रहे हैं, डू यू थिंक वो सीरियस नहीं होगी? मजाक करेंगे हम हमारी कंट्री के साथ? नो, नॉट पॉसिबल. सो ओड का जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है. देन ठीक है, मैंने बता दिया पब्लिक इवेंट पे. देन death of a great person. It is written on the death of a great person, a charismatic personality or a leader. For an example, हमने APJ अब्दुल कलाम की डेथ पे हम ओड लिख सकते हैं, ओड टू कलाम. So now you have understand how it is serious in its subject. Okay. Then I said, for an example, if I'll tell you, Tennyson has written Ode on the Death of Duke of Wellington. Tennyson has written Ode on the Death of Duke of Wellington. Then Andrew Marvell has written Ode on return of Cromwell's return from Ireland. So these are actually serious poems. And that's why we say these are serious odes. Ode means something which is serious. अब आपको समझ में आ गया. Two things are clear to you. The first thing is ode is a long lyric poem. The second thing is serious in its subject. Now, third point I said was it is elevated in its style. Elevated मतलब किसी चीज़ को importance देना. वाई इज इट एलिवेटेड इन इट्स स्टाइल? क्योंकि ओड में हम जनरली किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, हम प्रेज करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ एलिवेटेड इन इट्स स्टाइल. अब मैंने आपको बताया इसका सब्जेक्ट कैसा होता है. आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिख रहे हैं, 26 जनवरी के बारे में लिख रहे हैं, 15 अगस्त के बारे में लिख रहे हैं, आप उसको एक उसको ग्लोरीफाई नहीं करेंगे.
इज दैट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? इसको एक हायर पोजीशन, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन नहीं देंगे? यस, यू हैव टू गिव इट। ओके, एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी पे लिख रहे हैं, किसी की डेथ पे लिख रहे हैं, इज दैट अ ट्रिवियल सब्जेक्ट? नो, द स्टाइल हैज टू बी एलिवेटेड। ओके, अब कैसे एलिवेटेड स्टाइल? तो जब भी एक ओड स्टार्ट होती है, हम किसी से अपील करते हैं। ओड, फॉर एन एग्जाम्पल, ओड टू वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। हम वाइल्ड वेस्ट विंड, हम वेस्ट विंड से अपील कर रहे हैं। एंड it starts with an apostrophe. Apostrophe is a literary device. अब हम apostrophe कंडीशन होती है, let's understand like this. Apostrophe is a condition. उस कंडीशन के अंदर जो स्पीकर होता है वो किससे बात करता है और किसके बारे में बात करता है? स्पीकर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई टॉक टू दिस पेन, बट आई कैनॉट टॉक टू दिस पेन, इट्स ट्रिवियल सब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, एक अर्न है, हजारों साल पुराना, मैं अर्न से बात करती हूँ। जैसे जॉन कीट्स ने बात करी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, दाउ अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो मैं एक ऑब्जेक्ट, एक अर्न से बात कर रही हूं। स्पीकर इज टॉकिंग टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, पहली कंडीशन जब हम एक ऑब्जेक्ट से बात करते हैं। दूसरी कंडीशन जब हम एक आइडिया से बात करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, जैसे ओड ऑन डिजेक्शन। डिजेक्शन एक इमोशन है, एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। थर्ड, जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं बट दैट पर्सन इज डेड, जैसे हम ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से बात करेंगे, और नो मोर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओड टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल है क्या वहां पे? नहीं है, इमेजिन कर रहा है, हमारा पोएट, हमारा स्पीकर इमेजिन कर रहा है। तो ये जब कंडीशंस होती हैं, जब एक स्पीकर, एक पोएट, वो किसी ऑब्जेक्ट से बात करे, किसी आइडिया से बात करे, या किसी डेड पर्सन से बात करे, या उस पर्सन से बात करे जो वहां पे नहीं है, उसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई भी ओड एक एपोस्ट्रोफी से शुरू होती है, ठीक है। और इन सब चीजों को, एक अर्न है तो अर्न के बारे में कीट्स ये बोलता है क्या ये एक घटिया सा अर्न है? नहीं, अर्न की हिस्ट्री बताता है, अर्न ने कितना कुछ सहा है बताता है, तो उसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दी है। साथ में जब कीट्स नाइटिंगेल की बात करता है तो कीट्स नाइटिंगेल को ऐसा बोलता है क्या, नाइटिंगेल तुम तो यू आर नॉट गुड फॉर मी? नो, Nightingale has given a different place, a very elevated and a very important place in his life. That's why it is elevated in style. Ode is never written for a frog. फ्रॉग के लिए हम ओड नहीं लिखेंगे और नहीं बोलेंगे कि परेशान मत करो, कर करना बंद करो. We will not write an ode for. Why? Because it is serious in its subject. We cannot introduce humor in it. We cannot make a कॉमिक ओड, क्योंकि ये सीरियस है अपने सब्जेक्ट में. और दूसरा मैंने आपको बताया, इट इज एलिवेटेड इन इट्स स्टाइल. हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, हायर पोजीशन पे हम बात करें, हम अपने किंग की बात करें, हम नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हम अपने किसी हम APJ अब्दुल कलाम जी की बात करें, हम किसी की भी बात करें, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी. ओके, नाउ कैन वी राइट अ पोम ऑन, कैन वी राइट एन ओड? अब इसी से क्वेश्चन, क्या हम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ओड लिख सकते हैं? इज ही डेड? नो. इज ही नॉट एग्जिस्टिंग? अगर वो वहां पे नहीं है जहां पे हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ही इज नो लॉन्गर, और हम इमेजिन करके लिख रहे हैं, तब हम लिख सकते हैं. बट वी कांट राइट इट फॉर अ पर्सन. मोदी जी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं उनके लिए ओड लिख रही हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक एपोस्ट्रॉफी, एक कंडीशन है उसकी. Okay, I think it is clear now how it is elevated in its style. Now I'll tell you the last point, which is it is elaborate in its stanzaic structure. Elaborate का क्या मतलब होता है? Something which is detailed, at the same time complicated. Elaborate in its stanzaic structure. अब हमें ओड का stanzaic structure को समझना पड़ेगा. उसको समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ ओड्स देखनी पड़ेगी. इनिशियली आई टॉक टू यू ओनली अबाउट 2 types of odes. थर्ड टाइप
आई टॉक टू यू लेटर. पहली अब हम बात करेंगे पिंडारिक ओड. पिंडारिक ओड was invented by a Greek poet, Pindar. A Pindar used to write an ode. Ode in Greek language means a song. कोरस के लिए वो सॉन्ग लिखते थे. अब हम इमेजिन करते हैं, लेट्स इमेजिन एक स्टेज है, दिस इज अ स्टेज, वहां पे एक ड्रामा हो रहा है, कोरस परफॉर्म कर रहा है, तो कोरस जो है वो डांस करेगा और उसके लिए उसके जो डांस के मूवमेंट होंगे उसके हिसाब से हम हमारे ओड की स्टैंजास को डिवाइड करेंगे. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो ओड स्टैंजाइक स्ट्रक्चर इज मॉडल्ड आफ्टर डांस मूवमेंट ऑफ कोरस इन अ ग्रीक ड्रामा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. अब वो कैसे डांस मूवमेंट करेगा, उसके डांस मूवमेंट करने का एक तरीका है. कैसे? जैसे कोरस स्टेज है, इमेजिन इट्स अ स्टेज, कोरस खड़ा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर, वो गाएंगे, डांस करेंगे. तो पहले वो यहाँ पे वो खड़े हैं, सेंटर ऑफ द स्टेज पे खड़े हैं, वो वहां से वो पहले लेफ्ट में जाएंगे, दे विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट. जब वो लेफ्ट में मूवमेंट करेंगे तो हम उसको स्ट्रोफी बोलेंगे. जब वो वहां से राइट में मूवमेंट करेंगे तो हम उसे एंटी स्ट्रोफी बोलेंगे. और जब ये सर्कल पूरा होके वो बीच में आ जाएंगे, बीच में दे स्टैंड स्टिल, खड़े हो जाएंगे बीच में, तो हम उसे एपॉड बोलेंगे. और यही पिंडारिक ओड का एक स्टैंजाइक स्ट्रक्चर है. I hope it is clear. So Pindaric ode is divided into three stanzaic structure, three stanzas, basically stanzaic pattern. The first one is epod, the first one is strophe. In strophe, it moves towards left, then antistrophe, in which it moves towards right, and then it stands still, and that is epod. अब आपको मालूम है बुक्स में आपको if you read M.H. Ibrahim excuse me, if you read M.H. Ibrahim, you know कि उन्होंने लिखा है moving towards left strophe, moving towards right antistrophe, and then standing still. but क्या, किस चीज का मूवमेंट? डांस मूवमेंट ऑफ कोरस. ग्रीक ड्रामा में एक डांस मूवमेंट हो रहा है कोरस के, उसके डांस मूवमेंट पे हमने अपने स्टैंजास को डिवाइड किया है, उसको एक स्ट्रक्चर दिया है. दैट इज पिंडारिक ओड. अब ये इतना डिफिकल्ट है. अब मुझे ये बताइए, व्हाई वी आर रीडिंग दीज थिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर? बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो. अब इतने कॉम्प्लिकेटेड इलैबोरेट स्टैंजाइक स्ट्रक्चर को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? वॉज दैट पॉसिबल इन दोज डेज? किसी दूसरी लैंग्वेज की चीज़ों को किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज की चीज़ों को किसी और लैंग्वेज में कॉपी करना इतना ईजी नहीं होता है. वाई? क्योंकि कल्चर बीच में आ जाता है. ग्रीस का कल्चर और इंग्लैंड का कल्चर डिफरेंट है, बट फिर भी अगर कोई कॉपी कर ले तो उसको सल्यूट है. सो हु डिड दिस जॉब? वी शुड रिमेंबर दैट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट पिंडारिक ओड. Pindaric ode was introduced in England by Ben Jonson. It was introduced in England by Ben Jonson. Ben Jonson wrote an ode that was ode to, I think, immortal friendship. Yes, I think it was like that. Immortal friendship of a noble pair. I'll find. Yes, it was ode to the immortal memory and friendship to a noble pair. So that was a Pindaric ode. अब जो सबसे फेमस Pindaric ode है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो है टॉमस ग्रेस द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी. ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि टॉमस ग्रे की प्रोग्रेस ऑफ पोएसी कौन सी टाइप की ओड है? वेरी सिंपल, इट इज अ Pindaric ode. Now, is that clear? अब हम बात करते हैं another type of ode, which is Horatian ode. Now, when we talk about Horatian ode, we know that it is modeled after a Roman poet, Horace. Horace ने लिखी थी. अब वो पिंडारिक ओड से तो सिंपल होगी. पिंडारिक ओड को हम
रेगुलर ओड भी बोलते हैं, रेगुलर, क्योंकि इसका एक रेगुलर स्टैंजा का पैटर्न है, इसको लिखने का एक रेगुलर पैटर्न है। अब जो होरेशियन ओड थी वो इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट, इट वॉज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लाइक wait a minute. So coming back to Horatian Ode, Horatian Ode was more calm in its nature, meditative in its tone, and colloquial. अब काम है, मेडिटेटिव है, कोलोकियल है, मतलब पिंडारिक ओड की तरह बहुत ज़्यादा एलिवेटेड स्टाइल में नहीं है, काम है, मेडिटेटिव है. इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, देन वी हैव ओड टू ऑटम. कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन ओड. अब होरेशियन ओड के स्टैंजा का पैटर्न क्या है? इट वॉज मोर होमोस्ट्रोफिक, मतलब वो एक रेगुलर वन, इट यूज टू फॉलो वन रेगुलर रिपीटेड स्टैंजाइक फॉर्मेट, रिपीटेड स्टैंजाइक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं. दैट इज होमोस्ट्रोफिक. होमो मतलब एक जैसा स्टैंजा चलेगा. अगर फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइन्स है तो सेकेंड स्टैंजा में भी 4 होंगी, थर्ड में भी 4 होंगी, एंड सो फोर्थ, सो एन एंड सो फोर्थ. अब अगर फर्स्ट स्टैंजा में 5 है तो सेकेंड में भी 5 5, 2 2 2 हैं तो 2 ही होंगी. सो दैट वॉज होरेशियन ओड. इट वॉज मोर ईजी टू कॉपी. I think Marvel has also written an Horatian Ode. Then I have told you Ode to Autumn is an Horatian Ode. उसमें एक meditation होना चाहिए, meditative होनी चाहिए. The third type of ode is irregular ode, जो कि most of the English odes हैं. Okay. अब इसे किसने लिखा? सबसे पहले इब्राहिम काउले ने लिखा है, इसलिए हम इसे काउलियन ओड भी बोलते हैं. अब इसके जो स्टैंजा के पैटर्न है, the every stanza is according to its tone and subject matter. Every stanza is formed. There is no regularity in these stanzaic format. That's why they are called irregular odes. Varying lines होती हैं. Every stanza will have varying lines, number of lines according to its subject, tone, mood, whatever you say. Okay. अब आप मुझसे पूछेंगे ओड ऑन ग्रेशन कौन सी है, पिंडारिक है, इरेगुलर है, होरेशियन है. सी यू शुड बी एबल टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ. उसके स्टैंजा के पैटर्न को देखिए, क्या उसमें रेगुलरिटी है, क्या उसमें आपको स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और दिखता है? मुझे तो नहीं दिखता. सो ओड ऑन अ ग्रेशन इज एन इरेगुलर ओड. जब आप उसके स्टैंजा के फॉर्मेट को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. देन if I have to give you an example, I've already given you an example. Another is William Wordsworth. William Wordsworth wrote Ode on Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood. तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है irregular odes का. उसके बाद आप कीट्स को ले लीजिए, आप शेली को ले लीजिए. You should be able to find it out yourself that what kind of odes these people have written. आई होप इट इज़ क्लियर. अगैन अगर मैं सम अप करूँ तो मैं ये सब बातें आपको बता सकती हूँ. अगर आपसे पूछा जाता है ओड क्या है तो आपको बोलना है ओड इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम. इट इज़ सीरियस इन इट्स सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन इट्स स्टाइल, एंड इलैबोरेट इन इट्स स्टैंजाइक फॉर्मेट, in its stanzaic structure. It is serious in its subject. Why? Because it was often written for a public event, for an example, a national jubilee, or we can write it on the celebration of 15 August or 26th January. It was also written on a death of a great personality, and that's why it was serious in its subject. It is elevated in its style. Why? Because it addresses, in most of the cases, it is written with an apostrophe. It addresses an object or a thing, an idea, an abstract idea. For an example, depression, or somebody who is no more, a person who is dead or not existing, wherever the poet is talking to that person. It is also elevated in style because these things used to be glorified and praised. Then it is elaborate in its style, which we realize in its stanzaic format, which we realize when we look at types of odes. For an example, Horatian ode, Pindaric ode, irregular ode.
When we look at Pindaric code, we come to know that it was modeled after Pindar, a Greek poet Pindar, who modeled its stanzaic format, uh, after uh, Greek drama, movement of chorus performed in a Greek drama, and it was divided into three parts: strophe, antistrophe, and epode. That you know how to explain. You can give some examples. Then I have told you that Pindaric ode was introduced in England by Ben Jonson when he wrote to immortality, to immortal memory and friendship of the noble pair. Okay, and we also have one more famous example of Pindaric ode, that is Thomas Gray's The Progress of Poesy. Similarly, you can speak in an interview, but for that, first you need to understand that what is ode. I hope it is clear. अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे आप comment section में लिखिए. I will definitely try to make you understand that. Thank you for listening.